नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में हम हिंदी भाषा के विकास से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया था? अनुच्छेद 347 में, अनुच्छेद 348 में, अनुच्छेद 343 में या अनुच्छेद 345 में? संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया था? सही उत्तर है इसका 343, अनुच्छेद 343 में। प्रश्न संख्या 2 है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए है 343 से 351 तक, 434 से 315 तक, 443 से 135 तक या 334 से 153 तक। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 343 से 351 तक के जो अनुच्छेद हैं वो राजभाषा संबंधी प्रावधानों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? आ है, ई है, बड़ी है या अ है? निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? सही उत्तर है आ जो है पश्च स्वर है। इसमें से बात करें हर्ष ई की तो यह जो है अग्र स्वर है। हर्ष ई और दीर्घ ई दोनों अग्र स्वर में आते हैं। मध्य स्वर की बात करें तो वह अ है। अ जो है मध्य स्वर में आता है और मध्य स्वर में अकेला एक ही स्वर है अ। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? आपको बताना है हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी या प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली या अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी या हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत। हिंदी भाषा के विकास क्रम का सही अनुक्रम कौन सा है? सही उत्तर है पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वर्णों को उनके ध्वनि गुणों के साथ सुमेलित करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके लिए। सबसे पहले इन्हें मिलाकर देख लेते हैं। बात करें क की तो क जो है वो अघोष अल्प प्राण है, यानी 4 में जाके मिलेगा। ख की बात करें तो यह अघोष महाप्राण है। अघोष महाप्राण कहाँ है? नंबर 2 पर। ग की बात करें तो ग भी सघोष अल्प प्राण है, तो यह 3 में जाके मिलेगा। और घ की बात करें तो यह सघोष महाप्राण है, यानी नंबर 1 पर मिलेगा। और इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 2 3 1। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथ के साथ सुमेलित करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए यह। बात करते हैं कामता प्रसाद गुरु की तो इनकी जो रचना है वह है हिंदी व्याकरण। किशोरीदास वाजपेयी की जो रचना है वह है हिंदी शब्दानुशासन। उदय नारायण तिवारी की बात करें तो इनकी जो रचना है वह है हिंदी भाषा उद्भव और विकास। और रामविलास शर्मा की जो रचना है वो भाषा और समाज है। और इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 4 1 3, यानी इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या छोटा नागपुर? मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? सही उत्तर है इसका छोटा नागपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमें फिर से सुमेलित करना है। यूजीसी नेट की परीक्षाओं में ज़्यादातर सुमेलित करने वाले प्रश्न आते हैं और आजकल जो नई परीक्षा प्रणाली है उसमें इस तरह के प्रश्न लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। हमें सुमेलित करना है। स्वर ध्वनियों की बात करें तो स्वर ध्वनियाँ हैं अंग, अह, ए, ओ, यानी कि 4 नंबर। तालव्य ध्वनियों की बात करें तो तालव्य ध्वनियाँ हैं च, छ, ज, झ, यानी कि 5 नंबर। अल्प प्राण ध्वनियों की बात करें तो अल्प प्राण जो ध्वनियाँ हैं वो हैं क, त, प, ट, यानी कि 3 नंबर। और अघोष ध्वनियाँ जो हैं वह हैं ख, ठ, थ, प। और इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 5 3 2, यानी कि ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। हमें फिर से इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र से सुमेलित करना है। ब्रज भाषा की बात करें तो यह अलीगढ़ की तरफ बोली जाती है। भोजपुरी की बात करें तो भोजपुरी जो है वह छपरा
की तरफ यानी छपरा में बोली जाती है। मैथिली की बात करते हैं, मैथिली दरभंगा में बोली जाती है और अवधी जो है वह सुल्तानपुर की तरफ बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4152 यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया? अष्टम, सप्तम, नवम या दशम? भारतीय भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? सही उत्तर है अष्टम अनुसूची में। इसमें 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ग्रीम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित नियम है? जर्मन, फ्रेंच, रूसी या हिंदी? ग्रीम नियम जो होता है वह किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? सही उत्तर है इसका जर्मन भाषा की ध्वनियों से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमें बोलियों को उनके बोली क्षेत्र से मिलाना है। बात करते हैं बांगरू की, तो बांगरू का जो बोली क्षेत्र है वह है रोहतक। भोजपुरी जो है वह बोली जाती है छपरा में। कुमाऊनी की बात करें तो यह बोली जाती है अल्मोड़ा में और खड़ी बोली की बात करें तो यह बोली जाती है मेरठ में। और इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 4 3 2 यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? खरोष्टी, ब्राह्मी, नाग लिपि या हेब्रू लिपि से? नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? सही उत्तर है ब्राह्मी लिपि से नागरी लिपि का विकास हुआ था। प्रश्न है निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? अवधी, खड़ी बोली, मैथिली और ब्रज। इसमें से कौन सी जो बोली है वह उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? सही उत्तर हो जाएगा इसका मैथिली जो है उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। अगला प्रश्न है पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया था? यानी पुरानी हिंदी किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, इंसा अल्लाह खान ने या चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने? यह प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, गुलेरी जी ने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली थी? 26 जनवरी 1950 को, 14 सितंबर 1949 को, 15 अगस्त 1947 को या 14 सितंबर 1955 को? हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली थी? सही उत्तर है 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमें बोलियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के साथ सुमेलित करना है, यानी किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। बात करते हैं हड़ौती की, तो यह राजस्थान में बोली जाती है। बघेली की बात करें तो यह मध्य प्रदेश में बोली जाती है। गढ़वाली जो है उत्तराखंड में बोली जाती है और कन्नौजी जो है उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। और इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमें फिर से मिलाना है। निम्नलिखित विधि के क्रियारूपों को उनकी बोली के साथ सुमेलित करना है और करो, करहूँ, करो और करा, ये जो है क्रियारूप हैं और उनकी भाषा से हमें इनको मिलाना है। करो की बात करें तो यह बांगरू में बोला जाता है। करहू की बात करें तो करहू अवधी में कहा जाता है और करव जो है वह ब्रज भाषा में आता है और करा की बात करें तो वह भोजपुरी में आता है। और इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 3 5 2 यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया था? महाभाष्य के द्वारा, अष्टाध्यायी के द्वारा, योग वासिष्ठ के द्वारा या बृहस्पति नीतिसार के द्वारा? सही उत्तर है अष्टाध्यायी के द्वारा। संस्कृत का व्याकरण है जो पाणिनि द्वारा लिखा गया था और इसी ग्रंथ के द्वारा पाणिनि जी ने भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया था। राइट आंसर है अष्टाध्यायी। अगला प्रश्न है कि शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है? प्रत्यय का, पद का, धातु का या उपसर्ग का? शब्द रचना में प्रत्यय, धातु और उपसर्ग इन तीनों का योगदान होता है। पद जो होता है वह वाक्य की रचना करता है। बहुत सारे पदों से मिलकर वाक्यों की रचना होती है। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उन्हें पद कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है? बचपन, लड़के, मातृत्व और एकता? सही उत्तर है इसका लड़के शब्द में रूप साधक प्रत्यय है। अगला प्रश्न देखते हैं।
हमें फिर से पंक्तियों को उनकी भाषा के साथ मिलाना है। पंक्तियां हैं जसुमती हरि पालने झुलावे। आपको बताना है कि यह पंक्तियां किस भाषा की हैं। जसुमती हरि पालने झुलावे ब्रज भाषा की पंक्तियां हैं। तेहि अवसर एक तापस आवा तेज पुंज लघु वयस सुहावा। यह जो पंक्तियां हैं यह अवधि की पंक्तियां हैं, तो इसको मिलाते हैं अवधि में। अतिरंग स्वामी सुमिली रति बेटी राजा भोज की। ऑप्शन नंबर सी जो है इसकी भाषा डिंगल है, यानी कि एक में चला जाएगा। और दखन है नगीना अंगूठी है जग, अंगूठी को हरकत नगीना है लग। इसकी जो भाषा है वह दक्षिणी है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 3, 5, 1, 2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमें फिर से क्रिया रचना को उनके सही भाषा से मिलाना है। क्रिया में है आयु, आइल, आवा और आयो। बात करें आयु की तो यह अपभ्रंश भाषा का शब्द है। आइल जो है भोजपुरी भाषा का शब्द है, भोजपुरी बोली का। आवा जो है अवधि का है और आयु जो है ब्रज का है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 5, 1, 2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। हमें शब्दों को उनके संधि के नाम से मिलाना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निरोग की बात कर लेते हैं। निरोग में विसर्ग संधि होती है, यानी ए 3। दीर्घाकार में दीर्घ संधि है स्वयं ही। सदाचार की बात करें तो व्यंजन संधि में आता है और प्रत्येक जो है वह यण संधि में आता है। और इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 5, 2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी भाषा का संबंध इनमें से किससे है? सौरसेनी अपभ्रंश से, अपभ्रंश से, पश्चिमी प्राकृत से या प्राकृत से? हिंदी भाषा का संबंध इनमें से किससे है? सही उत्तर है सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न देखते हैं। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया था? लोक भाषा, जन भाषा, देश भाषा या अशुद्ध भाषा? भरत मुनि ने अपभ्रंश को देश भाषा कहा था। राइट आंसर है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है। ग्रिम नियम का संबंध किससे है? स्वनिम विज्ञान से, बोली विज्ञान से, अर्ध विज्ञान से या कोश विज्ञान से? स्वनिम नियम का संबंध, ग्रिम नियम का संबंध किससे है? सही उत्तर है स्वनिम विज्ञान से। अगला प्रश्न है। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? संस्कृत निष्ठ है, हिंदी उर्दू मिश्रित है, दक्षिणी हिंदी है या ब्रज अवधि का मिश्रित रूप है? हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? सही उत्तर है हिंदी उर्दू मिश्रित। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? य, प, क्ष, ज्ञ। अर्ध स्वर की बात करें तो य और व अर्ध स्वर माने जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है। बोली का लघुतम रूप इनमें से क्या है? व्यक्ति बोली, उपबोली, सहायक बोली या वर्ण? बोली का लघुतम रूप जो है व्यक्ति बोली है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है? उड़िया, बांग्ला, असमिया और कन्नड़। इनमें से कौन सी भाषा जो है द्रविड़ परिवार की भाषा है? कन्नड़ जो है वह द्रविड़ परिवार की भाषा है। अगला प्रश्न है कि किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? बैसवाड़ा, आरा, भोजपुर, बनारस और मगध। बनारस की बोली को काशिका कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? प्रश्न का उत्तर बहुत ही ध्यान से दीजिएगा। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव सिंह सेंगर या राहुल संकृत्यायन। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? सही उत्तर है इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। साहित्यिक अपभ्रंश को इन्होंने पुरानी हिंदी कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? मराठी, गुजराती, मलयालम या हिंदी? मलयालम जो है भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? बोडो, मैथिली, भोजपुरी और डोगरी। संविधान की 8वीं अनुसूची में भोजपुरी शामिल नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? भोजपुरी, बुंदेली, मगही, मैथिली।
बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? सही उत्तर है बुंदेली। यह बुंदेली नहीं आती है। भोजपुरी, मगही और मैथिली ये बिहारी भाषा की बोलियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया था? जनपदीय हिंदुस्तानी, वर्नाकुलर हिंदुस्तानी, कौरवी या रेख्ता? सही उत्तर है जनपदीय हिंदुस्तानी। खड़ी बोली के लिए इन्होंने जनपदीय हिंदुस्तानी नाम दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या हैं? स्वर हैं, व्यंजन हैं, अयोगवाह हैं या संयुक्ताक्षर हैं? हिंदी वर्णमाला में अंग और अह को जो है अयोगवाह कहा जाता है। इनको अनुस्वार और विसर्ग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमें भाषा रूपों और उनके प्रयोक्ताओं को सुमेलित करना है, यानी किस भाषा को किस विद्वान ने क्या कहा था? बात करें दक्षिणी की तो यह कुतुब शाह का दिया हुआ नाम है। कोसली जो है दामोदर पंडित द्वारा दिया गया नाम है। ब्रजबुली जो है शंकर देव अवतरे द्वारा दिया गया नाम है। और संधा भाषा सरहपाद द्वारा दिया गया नाम है। तो इस तरह से जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3 यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? पाली, प्राकृत, संस्कृत या अवहट? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? 8, 12, 10 या 9? सही उत्तर है 8। अपभ्रंश में कुल 8 स्वर थे, जिनमें अ, हर्ष ई, दीर्घ ई, उ, ए, आ और बड़ा ऊ आते थे। अगला प्रश्न है। मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? मध्य प्रदेश की, बिहार की, राजस्थान की या छत्तीसगढ़ की? मगही बोली बिहार में बोली जाती है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? रूप रचना, ध्वनि, इतिहास या अर्थ? भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार उसका इतिहास है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम क्या है? ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि या देवनागरी लिपि? या कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि? ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, गुप्त लिपि या कुटिल लिपि? या देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, कुटिल लिपि और गुप्त लिपि? सही अनुक्रम की बात करें तो सबसे पहले आती है ब्राह्मी लिपि, उसके बाद होती है गुप्त लिपि, उसके बाद उसका विकास होता है कुटिल लिपि के रूप में और उसके बाद वह देवनागरी रूप में परिवर्तित हो जाती है। अगला प्रश्न है। भाषा की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके प्रतिपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। यह प्रश्न यूजीसी नेट की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। टीजीटी, पीजीटी के विद्यार्थी इसे स्किप भी कर सकते हैं। धातु सिद्धांत की बात करें तो धातु सिद्धांत जो है हेज द्वारा दिया गया है। यो हे हो सिद्धांत जो है वह न्यावर द्वारा दिया गया है। इंगित सिद्धांत जो है वह राय द्वारा दिया गया था और संपर्क सिद्धांत जो है वह रेवेज द्वारा दिया गया था। और इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा 5, 4, 3, 2 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आगरा का बोली क्षेत्र कौन सा है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज या छत्तीसगढ़ी? आगरा में ब्रज भाषा बोली जाती है। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के किस वर्ग में आती है? उद्देश्य, प्रतीच्य, मध्य देशीय या प्राच्य? सही उत्तर है इसका प्राच्य। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने ध्वनि और व्याकरण को आधार बनाकर जॉर्ज गियर्सन का जो भाषा का वर्गीकरण था उसकी आलोचना की थी और अपना वर्गीकरण दिया था, जिसमें उन्होंने उद्देश्य, प्रतीच्य, मध्य देशी, प्राच्य और दक्षिणात्य इन वर्गों में जो है हिंदी की आर्य भाषाओं को वर्गीकृत किया था। उद्देश्य में उन्होंने लिया था सिंधी, लहंदा और पंजाबी को। प्रतीच्य में उन्होंने लिया था राजस्थानी, गुजराती को। मध्य देशी में उन्होंने लिया था पश्चिमी हिंदी को। और प्राच्य में उन्होंने लिया था पूर्वी हिंदी, बिहारी, असमिया, बांग्ला और उड़िया को। और एक और जो था वो दाक्षिणात्य था, जिसमें उन्होंने मराठी को लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं।
डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की जो संख्या है वह 13 स्वर और 38 व्यंजन मिलाकर 51 मानी है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनकी भाषा के साथ हमें सुमेलित करना है। कवितावली की बात करें तो कवितावली की भाषा जो है वह ब्रज भाषा है। पृथ्वीराज रासो की भाषा पिंगल है। बरवे नायिका भेद जो है इसकी भाषा अवधी है। और अमीर खुसरो की मुकरियाँ की भाषा जो है खड़ी बोली है। और इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 1 4 3 यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? ब्राचड़ से, पैसाची से, मागधी से या अर्धमागधी से? सिंधी भाषा का विकास हुआ था ब्राचड़ अपभ्रंश से, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रैक्टिस सेट में बस इतना ही देखेंगे। प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं यह भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।